वेक्टर्स को नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐड नहीं कर सकते कि डायरेक्टली उनको ऐड कर दिया जाए। जैसे पिछले क्लास में देखा था 4 किलोमीटर ईस्ट 3 किलोमीटर नॉर्थ, उनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। 3 + 4 7 किलोमीटर नहीं कर सकते बिकॉज डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन का क्या करेंगे, तो उसके लिए है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पिछले क्लास में देखा था। क्या देखा था कि दो वेक्टर्स अगर ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको एक ही सेंस में ड्रॉ किया जाए, एक ही सेंस में ड्रॉ किया जाए मीन्स एक वेक्टर बनाए और उसके हेड से दूसरा वेक्टर बनाए और फिर पहले वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दें, तब जो नया वेक्टर हमें मिलता है यानी जो तीसरी साइड होती है ट्रायंगल की, वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, वेक्टर का सम होता है। वेक्टर सम कहो या रिजल्टेंट कहो एक ही बात है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट का मीनिंग होता है नेट इफेक्ट, दो वेक्टर्स का नेट इफेक्ट। अभी ये बात हो सकता है समझ में ना आ रही हो कि 4 किलोमीटर ईस्ट और 3 किलोमीटर नॉर्थ के नेट इफेक्ट का क्या मतलब है, तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी जब हम दूसरे वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि फोर्स को ऐड करेंगे, तो ये बात समझ में आ जाएगी। ऐसे भी नेट इफेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर पहले ईस्ट में चला, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, तो नेट इफेक्ट का मतलब है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में क्या डायरेक्शन है और कितना डिस्टेंस है। ठीक है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को सिर्फ देखना है, पोजीशन में चेंज कितना हुआ। तो ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखना है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ में जो थर्ड वाली साइड होती है, कई बार उसका लेंथ और एंगल कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए एक आसान तरीका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमें कुछ फार्मूला मिल जाता है जिससे कि हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है बिल्कुल ट्रायंगल लॉ के जैसे ही। ट्रायंगल लॉ से अगर एडिशन करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा और पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो मान लो कि हमारे पास ऐसे कोई दो वेक्टर्स हैं। ये सपोज एक वेक्टर है, इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हमें पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है। तो क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे ओरिजिन के जैसा, और एक हमने अपना वेक्टर ए यहाँ पर बना लिया, ये वेक्टर ए बना लिया, और जैसे वेक्टर बी था वेक्टर बी भी वैसे ही हमने यहाँ पे बना दिया। बस क्या है कि दोनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों के टेल, दोनों जो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन वेक्टर्स को, उन एरोज के टेल्स एक ही जगह यानी ओ पॉइंट पर होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना होगा, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इन दोनों वेक्टर्स से बनने वाला पैरेललोग्राम। ये रहा, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के इन पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिख दिया P, इसका नाम लिख दिया Q और इसका नाम लिख दिया S। ठीक, तो अब इस पैरेललोग्राम का हमें डायगोनल देखना है। कौन सा वाला डायगोनल देखेंगे? इस पैरेललोग्राम में हम दो डायगोनल्स बना सकते हैं, बट हमें कौन सा डायगोनल बनाना है? एक PQ डायगोनल भी होगा, देखो एक PQ डायगोनल भी होगा, बट ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कौन सा डायगोनल करेगा? जो O से S की तरफ जाएगा। O कौन सा पॉइंट है? जहां दोनों एरोज का टेल था, यानी कि ओरिजिन वाला पॉइंट जो था, वहां से अगर हम डायगोनल बनाएंगे, वही वही रिजल्टेंट O से S की तरफ जो डायगोनल जा रहा है, ये वाला जो डायगोनल है ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि R इक्वल टू होगा A प्लस B, मतलब R जो होगा यानी वही R जो वेक्टर है वो A और B का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये R वेक्टर है A और B का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? नेट इफेक्ट। दिस R वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक, ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें आगे क्या करना है? आगे हमें R का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पता लगाना है, और डायरेक्शन ऑफ R पता लगाना है, क्योंकि
वेक्टर के बारे में कंप्लीट बात तभी होगी जब हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बातें पता लगा लेंगे। ठीक है, ये तो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सिंपली आर भी लिख सकते हैं, ऊपर से एरो हटा दो तो भी वो मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अब आर की वैल्यू इसी ट्रायंगल से, सॉरी इसी रेक्टेंगल जो यहाँ हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये रेक्टेंगल, इससे पता लगानी है। ठीक है, तो इस काम के लिए हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम में थोड़े से कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ से एक अगर ऐसे लाइन प्रोड्यूस करें, इस ओपी लाइन को आगे बढ़ाएं और एस से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ठीक है, ये सपोज हमारा टी पॉइंट आ गया, टी पॉइंट पे, और ए और बी जो हमारे इनिशियली जो वेक्टर्स थे उनके बीच में एंगल है मान लो थीटा, ये थीटा एंगल था। तो इस डायग्राम में ये जो हमने पी टी इतना एक्स्ट्रा बनाया है, अगर हम इसको इंक्लूड कर लें तो ट्रायंगल कौन सा, ओ एस टी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इस डायग्राम में देखो, ट्रायंगल ओ, ये ओ पॉइंट है, ये यहाँ एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। ट्रायंगल ओ एस टी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो रहा है। तो ट्रायंगल ओ एस टी से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर मतलब क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ आर वेक्टर। लेंथ ऑफ आर वेक्टर कितना है, ओ से लेकर एस तक। तो लेंथ ऑफ आर वेक्टर अगर हमें निकालना है तो ट्रायंगल ओ एस टी को यूज करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एस टी, जो कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एस टी। इसकी हेल्प से हम ओ एस की वैल्यू यानी कि आर की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ओ एस स्क्वायर हाइपोटेनस है, ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। ठीक है, और डायग्राम में अगर देखें तो ओ टी को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी होल स्क्वायर और इधर एस टी स्क्वायर। ठीक, डायग्राम को ध्यान से देखना। तो ओ एस क्या चीज था, ओ एस आर वेक्टर की लेंथ थी यानी कि मैग्नीट्यूड था जो कि हमें चाहिए। तो इसको तो हम ओ एस की जगह सिंपली आर स्क्वायर लिख देते हैं। ओ एस हमारा हो गया आर, तो इधर हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ देखो ओ पी प्लस पी टी। ओ पी क्या चीज था, डायग्राम में देखें, ओ पी था ए वेक्टर का लेंथ। तो लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर के ऊपर से वेक्टर का साइन हटा दो तो मैग्नीट्यूड हो गया। और पीटी क्या चीज था, पीटी को जरा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, पीटी क्या चीज है उसको देखेंगे। तो देखो जरा डायग्राम, ये वाला जो ट्रायंगल था यहाँ पर, इस एंगल को देखें क्यू ओ पी, और ये वाला जो एंगल है कौन सा, एस पी टी। ध्यान से सुने, कौन सा एंगल, क्यू ओ पी और एस पी टी। देखो एस पी जो लाइन था वो बी वेक्टर के पैरेलल था, एसपी लाइन बी वेक्टर के पैरेलल था, यानी कि जो एंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल क्यू ओ टी इज इक्वल टू एंगल एस पी टी। क्यों, क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। डायग्राम में अगर देखें तो पता चल रहा है कि वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों। ठीक है, बिकॉज ओ क्यू और एस पी दोनों ही पैरेलल थे, तभी हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ था। तो अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ट्रायंगल एस पी टी को अगर देखें, ट्रायंगल एस पी टी को यहाँ पर लिखते हैं साइड में, इधर, फ्रॉम ट्रायंगल एस पी टी, फ्रॉम ट्रायंगल एस पी टी। देखो फिर से डायग्राम दिखाते हैं। देखो ट्रायंगल एस पी टी में एक एंगल हमें पता है और एक साइड भी पता है। कौन सी साइड पता है, एस पी साइड हमें पता है। एस पी क्या चीज है, वो वेक्टर बी के लेंथ के बराबर है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एस पी साइड पता है और एक एंगल पता है, तो इसकी हेल्प से हम पी टी निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा हम यूज करेंगे, एस पी है, ये है हाइपोटेनस, और ये पी टी है बेस। तो बेस और हाइपोटेनस अगर पता है तो कौन सा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, हम इसमें यूज करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, देखो डायग्राम, इस ट्रायंगल एस पी टी में
बेस है पीटी और हाइपोटेनस है एसपी। तो पीटी बाय एसपी कर लिया, यहाँ से हमें पीटी की वैल्यू मिल जाएगी। पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी कॉस थीटा। ठीक है, तो एसपी कॉस थीटा में एसपी हमें मालूम है, एसपी क्या चीज है, वेक्टर बी की लेंथ है, तो हो जाएगा पीटी की वैल्यू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पीटी की वैल्यू लिख देते हैं बी कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें हमारे पास बचा एस टी, तो एस टी की वैल्यू भी इसी ट्रायंगल से मिल जाएगी। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ से हमें एस टी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, एस पी साइन थीटा एंड एस पी इज बी, तो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो पीटी की वैल्यू निकल गई, एसटी की वैल्यू भी निकल गई, एसटी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा काम हो गया। डायग्राम अगर ठीक से समझ गए तो ये काम आसान होगा। ये काम हमारा हो गया। अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू को और सॉल्व करना है, ये होल स्क्वायर यहाँ पर है, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ मिल रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो बी स्क्वायर इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना आ गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, तो मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा, देखो तो हमें मिल जाएगा आर। आर क्या चीज़ है, आर का मतलब है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, यानी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए और बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उनके बीच में एंगल क्या था उस पर भी डिपेंड करता है। देखो फिर से इसी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ए और बी क्या चीज़ है, इस फार्मूला में जो ए और बी लिखे हैं, ये ए क्या चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। ठीक है, और बी क्या चीज़ है, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल वही वाला क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक वेक्टर है 3 किलोमीटर ईस्ट और दूसरा वेक्टर है मान लो 5 किलोमीटर नॉर्थ। ये वेक्टर्स थे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए और बी के मैग्नीट्यूड पर ही नहीं बल्कि उनके डायरेक्शंस पर भी डिपेंड करेगा। ये डायरेक्शंस है, तो आर वेक्टर को जब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखा जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। लेकिन अगर किसी ने आर लिखा है तो आर का मतलब ये नहीं होगा। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा तब तो ये बात सही है, ठीक है, तब ये बात है बिल्कुल सही। लेकिन अगर r इक्वल टू ए प्लस बी लिखा तो ये बात सही नहीं है, तो हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये ध्यान दो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। अगर किसी ने लिख दिया r इक्वल टू ए प्लस बी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कुछ केसेस में ये सही हो सकता है, हमेशा सही नहीं होगा, बट कुछ केसेस में सही हो सकता है। किस केस में सही होगा वो हम अभी देखेंगे। ठीक है,
तो r इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी और r इक्वल टू a प्लस बी इन वन केस, एक केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में r नॉट इक्वल टू a प्लस बी होगा। तो इसका मीनिंग समझ में आया? मीनिंग क्या है कि अगर हमने वेक्टर लगाया हुआ है तो फिर से इसको लिख लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिखा तो ये सही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर a और वेक्टर b का वेक्टर सम है, ठीक है। वेक्टर सम, देखो वेक्टर सम मतलब हमने जब a और b के ऊपर वेक्टर लगाया तो ये कहलाएगा वेक्टर सम। लेकिन अगर r इक्वल टू a प्लस बी लिखा, इसका मीनिंग कुछ और होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि r का मैग्नीट्यूड बराबर a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, इसका ये मतलब होगा, ठीक। तो r इक्वल टू a प्लस बी नहीं है, ये हम इस फार्मूला से भी देख चुके हैं। देखो ये जो इक्वेशन 1 में फार्मूला लिखा है इससे भी पता चल रहा है कि r इक्वल टू a प्लस बी नहीं है, r इक्वल टू है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी वेक्टर r का यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a और b के मैग्नीट्यूड को ऐड करने से नहीं मिलता है। हाँ, एक केस में ये बात सही होती है, किसमें सही होगी ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो r इक्वल टू a प्लस बी नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जा रहा है। ये जो हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए दो वेक्टर्स लिए हैं, ये वेक्टर a और वेक्टर b, इनका भी, इनमें भी चेक करके देख लो कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम r लिखते हैं तो r क्या होगा, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर, जबकि हमें पता है कि r का मैग्नीट्यूड 7 नहीं आएगा, ठीक है। r का मैग्नीट्यूड 7 कैसे आएगा? देखो नहीं आ सकता वो। अगर 3 किलोमीटर ईस्ट जाएं, ये हमारा 3 किलोमीटर ईस्ट हो गया, और फिर 4 किलोमीटर अगर हम नॉर्थ में जाएं, ये हम 4 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए, ठीक। और अगर हमने r वेक्टर बनाया, r वेक्टर कैसे बनता है कि फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड ज्वाइन करो तो बनता है r वेक्टर। तो क्या r वेक्टर का लेंथ अगर हम देखें तो क्या वो 7 किलोमीटर आएगा? जी नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये 3 है ईस्ट डायरेक्शन और ये 4 है नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, तो इनके बीच में तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड अगर 3 है और दूसरा साइड 4 है, यानी कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, तो क्या हाइपोटेनस 5 आएगा? तो इस हाइपोटेनस 5 आएगा, हाँ आएगा, लेकिन 7 कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्या हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है? कभी नहीं होता है। तो क्या r इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। r की वैल्यू अगर इस फार्मूला से निकाली जाएगी, ये वाला जो फार्मूला था, इससे अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। देखो निकाल कर देखते हैं। तो r की वैल्यू क्या थी? r मतलब वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला हमारा क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फार्मूला में वैल्यू डालो तब आएगा। a का मतलब है, जब ऊपर एरो नहीं लगा मतलब a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड था 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड था 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और इधर 2a इंटू बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमारा एक वेक्टर ये था और ये दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में था, तो इनके बीच एंगल था 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो क्या मिलता है फिर? तो हमें मिलता है 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 का रूट इक्वल टू 5 किलोमीटर। देखो इस फार्मूला से मैग्नीट्यूड सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये लिखा तो सही है, लेकिन r इक्वल टू a प्लस b लिखा तो ये सिर्फ एक केस में सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो किस केस में सही होगा ये भी देख लेते हैं। तो भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया जाता है। कैसे देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में? ध्यान से सुनना, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करके हम बता दे रहे हैं, अदरवाइज ये है तो थ्योरी ही। तो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि रिजल्टेंट
ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा एग्जाम में, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर और एक वर्ड छूट गया, यहाँ लिखना चाहिए magnitude of resultant of two vectors a and b is equal to the sum of magnitudes of the given vectors. ठीक है, then what will be the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फिजिक्स में क्वेश्चन इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना अगर हम वर्ड्स को मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दो जरा क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन में पहली चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, देखो रिजल्टेंट तो ऐसे लिखा जाता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर से एरो हटा दो तो मैग्नीट्यूड का सिंबल हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, ये देखो लिखा है इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स, यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा फार्मूला होता है बट क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा गिवन है। तो अब थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। तो फार्मूला तो हमने निकाल ही लिया है, उसी फार्मूला को यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा क्या है, आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला है। तो इसमें हमें आर पता है कितना है, ए प्लस बी, और थीटा हमें पता करना है। तो बोथ साइड में स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर तुम्हें पता है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा मकसद दूसरा है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं कि r इक्वल टू ए प्लस बी सिर्फ एक केस में होता है, अदरवाइज कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वो किस केस में होगा वो हम जानना चाह रहे हैं। अदरवाइज r इक्वल टू ए प्लस बी लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा देन इट विल बी करेक्ट, बट अगर ऐसे लिखा तो वो सिर्फ एक केस में करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। और वो करेक्ट होगा भी क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू लिख देते हैं, क्वेश्चन में जो दी है r की वैल्यू है a प्लस बी, r मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इधर होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर मिलेगा 2ab इक्वल टू 2ab cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 2ab by 2ab equal to 1. So if cos theta is equal to 1, therefore theta is equal to 0 डिग्री। ये हमने कैलकुलेशन से पता लगा लिया कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर a ऐसे है मान लो और वेक्टर b ऐसे है मान लो, तो इनके बीच में थीटा एंगल हो गया 0। सिर्फ इसी केस में r की वैल्यू a प्लस बी हो सकती है, ये हमने अभी क्वेश्चन से प्रूव कर लिया। अब हम डायग्राम से भी करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, रिजल्टेंट के लिए हम किस तरह से डायग्राम बनाते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे बनाया जाएगा,
एक ओ पॉइंट लेंगे, ओ पॉइंट से वेक्टर ए बनाएंगे, ये वेक्टर ए बना लिया, फिर उसके हेड से ही दूसरा वेक्टर बनाया जाएगा, ये दूसरा वेक्टर बना लिया। फिर रिजल्टेंट कैसे बनता है, ओरिजिन वाले पॉइंट से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करना है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है हमारा और ये सेकंड वाले वेक्टर का हेड है। तो अगर ओरिजिन से अगर हम लास्ट वाले वेक्टर तक एक वेक्टर बनाएंगे, लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे आएगा। देखो ये येलो वाला जो वेक्टर बन रहा है ये यहाँ तक आया, ये हमारा आर वेक्टर हुआ पीला वाला, ठीक है। तो आर वेक्टर की लेंथ कितनी है, ये इस डायग्राम में एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आर वेक्टर की लेंथ मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर की लेंथ प्लस बी वेक्टर की लेंथ, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आई बात। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और अगर सिंपली ऐसे लिखा तो भी सही होगा। इस केस में व्हेन, कौन सा केस, व्हेन थीटा इज 0, जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज ये क्वेश्चन बताता है कि आर ए और बी का रिजल्टेंट है। बट अगर आर इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, ये सिर्फ एक केस में होगा, कब होगा, ट्रू ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। अदरवाइज ये सही नहीं होगा, ठीक। तो हम यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया, क्या डिस्कशन कर लिया कि दो वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट की ये वैल्यू है और ये जो वैल्यू है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, ये सिर्फ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर ही नहीं बल्कि उनके बीच में कितना एंगल है इस पर भी डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब इसका और एक एग्जांपल देख लो, मान लो कि वही दोनों वेक्टर्स थे 3 और 4 या कोई भी वेक्टर्स ले लो, डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारे दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए था और ये था वेक्टर बी, ठीक है, ऐसे थे। इनके बीच में एंगल 0 था तो हमने देख लिया क्या होगा, अगर एंगल 90 डिग्री होता, ये मान लो वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी ऐसे अगर हो जाता तो इनके बीच में एंगल अब 90 डिग्री हो गया। अब रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो ए प्लस बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है। तो अगर आर की वैल्यू निकालोगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। देखो यहाँ पे थीटा 0 था तो आर इक्वल टू आ गया क्या, ए प्लस बी। बट अगर थीटा 90 डिग्री है तब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब आर की वैल्यू आएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो, मान लो कि आर, सपोज ए वेक्टर ऐसे था, ये ए वेक्टर था और बी वेक्टर इसके एंटी पैरेलल था। हमने अपोजिट वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान देना। अपोजिट का मतलब होता है जब दो वेक्टर्स के डायरेक्शन अपोजिट हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तब हम उनको अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अपोजिट वेक्टर वर्ड यूज नहीं किया। तो देखो यहाँ इनके बीच एंगल है पाई, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट है। अब अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अब देखो, अब आर की वैल्यू a माइनस बी हो गई। अगर पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से ये इस बात को चेक करें तो देखो क्या आता है, देखो क्या आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, एक ओरिजिन पॉइंट लो, वहां से वेक्टर ए ड्रॉ करो, ये हमने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। फिर जो फर्स्ट वाला वेक्टर था उसके हेड से दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ करो, तो दूसरा वाला वेक्टर हमारा ये था अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके हेड से ही हमने दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ किया। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं तो समझना इजी होगा। चलो एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, ये कलर लिया हमने, ऑरेंज कलर। तो अब फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड से ही दूसरा वेक्टर बनाया, ये हमारा दूसरा वाला वेक्टर। तो फर्स्ट वाले के हेड से हमने दूसरा वेक्टर बनाया, ये यहाँ तक, ये बी वेक्टर बनाया। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है,
रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड वाले के हेड तक ज्वाइन करो। तो फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था और सेकंड का हेड कहाँ था? ये फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था और ये सेकंड का हेड है। तो अगर फर्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड के हेड की तरफ वेक्टर बनाया तो ये वेक्टर बनेगा, देखो ये आर वेक्टर बना। ठीक है, अब इस डायग्राम में तुम आसानी से देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए की लेंथ थी, ये वेक्टर ए की लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लो, O से P तक। और B की लेंथ कहाँ से कहाँ थी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये B की लेंथ थी, ये B वेक्टर की लेंथ थी इतनी। तो और R वेक्टर की लेंथ कहाँ थी? ये R वेक्टर की लेंथ थी। तो इस डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है कि A की लेंथ में से B की लेंथ को जब घटाएंगे तो R की लेंथ आ जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, इस एग्जाम्पल से ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं निकलेगा, वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। हाँ, ये स्पेसिफिक केस है जिसमें a प्लस बी या a माइनस बी आ जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने पता कर ली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के बारे में, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। हमने अभी तक सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्कस किया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने सिर्फ डिस्कस किया, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, इतना आ गया, लेकिन अभी डायरेक्शन डिस्कस करना बाकी है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे डिस्कस होगा? देखो, डायरेक्शन जब तक नहीं बताओगे तब तक बात पूरी नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? तो अब उसी डायग्राम पर फिर से चलते हैं, पैरेललोग्राम वाला जो हमने डायग्राम बनाया था, फिर वहीं पर जाकर के देखते हैं कि वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है। बहुत ऊपर चला गया, दोबारा से डायग्राम बना लेना बेहतर होगा। दोबारा से बना लेते हैं, वो डायग्राम बहुत पीछे चला गया। चलो, यहाँ पर हम डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए था, ऐसे थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये वेक्टर ए था O से लेकर P तक, और वेक्टर B हमने इसके हेड से ड्रॉ किया था, ये वेक्टर B था। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। ये भी सही था, ये हम ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बना रहे थे। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर बनाया जाए तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, उसी पॉइंट से जहाँ से वेक्टर ए बनाया था उसी पॉइंट से वेक्टर B बनाएंगे। वेक्टर B हमने बना लिया और दोनों के बीच में एंगल था थीटा। रिजल्टेंट कैसे बना? जब हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और डायगोनल, वही वाला डायगोनल बनाएंगे। कौन सा? जो O पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये डायगोनल बना लिया जो O पॉइंट से स्टार्ट होता है। इस बार थोड़ा सा ठीक बना, ये आर वेक्टर बन गया, ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें बताना है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने का तरीका ये है कि तुम रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से एंगल बता दो। कौन से वेक्टर्स? जो ए और बी वेक्टर्स हमारे थे उनमें से किसी एक से एंगल बता दो कि आर वाला ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, या जरूरी नहीं कि ए वाले से कितना एंगल बनाता है यही बताओ, बी से कितना एंगल बनाता है वो भी बता के काम चल जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल थ्योरेटिकली इस एंगल को बता दिया जाता है अल्फा एंगल को। अल्फा एंगल क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो जब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो लास्ट में डायरेक्शन आर का बताते हैं। कैसे? ए वेक्टर से, या जरूरी नहीं है बी वेक्टर से भी बता सकते हैं। ए वेक्टर से कितने एंगल पर आर वेक्टर है ये बता दिया जाएगा, तो वो भी हम उसी ट्रायंगल से निकालेंगे। कौन सा? जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हमने प्रोड्यूस किया था उससे हमने पता लगाया था। ठीक है, ये वाला जो एंगल है थीटा, इसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था S और यहाँ पे लिखा था Q। ठीक, और यहाँ पे T। तो यहाँ से देखो ट्रायंगल OST, इसकी हेल्प से हम अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल OST अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से हम निकालते हैं, मान लो tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर है ST और बेस कितना है OT। ठीक है, ट्रायंगल OST में देखो, ट्रायंगल OST कहाँ है, ये है O और ये है S और ये है T। ठीक, OST ट्रायंगल से tan अल्फा निकाला, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज ST, बेस है OT। ST की वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं और फिर से चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसी ट्रायंगल OST, सॉरी इस ट्रायंगल से, ये PST, P यहाँ पर है थोड़ा दूर लिख दिया, ये है P। PST से ST की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी PS sin थीटा। ठीक है, और PS क्या चीज था, वेक्टर B की लेंथ के बराबर था, तो B sin थीटा हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ दोबारा से लिख दिया है। तो PS sin थीटा यानी ST की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, वो हो जाएगी B sin थीटा। और इधर क्या है OT को लिखेंगे हम OP प्लस PT। ठीक है, और OP भी हमें पता है, OP क्या चीज है, OP है वेक्टर A की लेंथ यानी कि A, और PT क्या चीज है, PT ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये भी हम उसी ट्रायंगल से कैलकुलेट कर चुके थे, दोबारा से लिख देते हैं, वो है B cos थीटा। तो ये है B cos थीटा। ठीक, ये जो एंगल आ जाएगा यहाँ से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। ये एंगल आ जाएगा जब हम डायरेक्शन, अभी ये देखने में फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इतना बड़ा नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ A और B के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसा खतरनाक सा नहीं दिखेगा, इजी आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब हम बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वो कहाँ से बताएंगे, वो अपने इसी फार्मूला से, ये जो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ r हो गया, और ये जो फार्मूला आया है ये डायरेक्शन के लिए आया है। बट आंसर बताते समय ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम एंगल बताएंगे अल्फा इक्वल टू इतना, tan इनवर्स जो भी आए, हमेशा tan इनवर्स आए जरूरी नहीं है, कभी कुछ डिग्री में भी आंसर मिल सकता है जो नोन वैल्यूज होते हैं एंगल्स और tan के। तो ये एंगल हम बताएंगे तो बोलेंगे कि r वेक्टर a वेक्टर से इतने एंगल पर है, कितने एंगल पर, ये जो इस फार्मूला से आएगा। ठीक है, r वेक्टर अल्फा एंगल पर है, अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी वहां पर लिखेंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि a के साइड से ही एंगल लो, ये वाला एंगल भी ले सकते थे, बीटा भी ले सकते थे, लेकिन फिर फार्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अगर हम लिखते बीटा, मान लो tan बीटा अगर हम निकालते तो देख लो क्या आ जाएगा, tan बीटा अगर हम निकालते तो आता a sin बीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos बीटा। ये सॉरी, यहाँ पे बीटा नहीं, यहाँ पे हमको थीटा लिखना था, बीटा तो इस तरफ था, ये गलत लिख दिया, इसको हम फिर से लिख देते हैं, फिर से इसको लिख दिया जाए, और ये रहा हमारा इरेजर। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना था क्या, थीटा, a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, ये फार्मूला आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, याद रखना बहुत इजी है कि अल्फा एंगल किस तरफ से बन रहा है, देखो, और बीटा एंगल किस तरफ से बन रहा है, देखो जरा डायग्राम में देखो, ये अल्फा एंगल किधर से बन रहा है और बीटा किधर से बन रहा है, वो ध्यान देंगे तो हम इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो जरा इसको देखें, जो हमने अभी फार्मूला लिखा है ये वाला, देखो जब हम अल्फा एंगल की वैल्यू लिखेंगे, अल्फा किधर से बन रहा है, ए की साइड से अल्फा बन रहा है, तो ए यहां पर आएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला वेक्टर है वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो फिर से हम बता देते हैं, जब हमने अल्फा की वैल्यू लिखी यानी tan अल्फा जब निकाला तो क्या लिखा, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। और जब हमने बीटा लिखा तब कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर आ गया, तब a का मैग्नीट्यूड ऊपर आ गया, a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। मेन फार्मूला हमारा यही रहेगा, बट ये याद रखना है कि जब आंसर बताएंगे तो हम ये जरूर बताएंगे कि ये जो अल्फा एंगल है वो किस तरफ से बन रहा है, ए वेक्टर की तरफ से बन रहा है या बी वेक्टर की तरफ से बन रहा है, ये बताना जरूरी है, तभी हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा।
जब हम आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से आंसर अधूरा रहेगा। ठीक है, तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अब तुम्हारा काम होगा कि तुम अपनी एक्सरसाइज बुक में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चन कर लोगे उतना अच्छा होगा, बट आई रिकमेंड कि 10 क्वेश्चंस करो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कम से कम करो। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी में थीटा दिया होगा, तो किसी में ए दिया होगा, किसी में बी दिया होगा, किसी में आर दिया होगा। मतलब 4 चीजें हैं, आर, ए, बी और थीटा। ठीक है, इन चारों में से कुछ दिया होगा, कुछ निकालना होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। बस ये ध्यान रखना है कि आर का मैग्नीट्यूड बताओगे उस फार्मूला से, स्क्वायर रूट वाले से, और डायरेक्शन इससे। जब दोनों चीजें करोगे तभी तुम्हारा आंसर कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन इसी कॉन्सेप्ट पर आगे भी किया जाएगा।